चेतन आनंद परेशान थे। उनकी पिछली दोनों फिल्में अफसर व आंधियां कुछ खास नहीं रही थी। उन दिनों देवानंद एक दूसरे बैनर की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे। तभी उनके संघर्ष के दिनों के एक साथी ने उनसे कहा, तुम टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे ऊपर शूट करेगा टैक्सी ड्राइवर का किरदार। देवानंद को वो आइडिया क्लिक कर गया। उन्हें लगा कि अगर वाकई में टैक्सी ड्राइवरों पर कोई फिल्म अच्छे से बनाई जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर सकती है। देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद से इस बारे में बात की। पहले तो चेतन आनंद देवानंद का वो नया आइडिया सुनकर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, लेकिन जब कुछ देर सोचने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, वाकई में इस सब्जेक्ट पर फिल्म बन सकती है, तो वो देवानंद से इस नए आइडिया पर विचार विमर्श करने लगे। आखिरकार तय हुआ कि टैक्सी ड्राइवर को सब्जेक्ट लेकर एक फिल्म जरूर बनाई जाएगी। देवानंद ही अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स के अंदर में फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और फिल्म का नाम भी टैक्सी ड्राइवर ही होगा। स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी दी गई गोल्डी उर्फ विजय आनंद को, जो चेतन आनंद व देवानंद के छोटे भाई थे। बतौर राइटर ये गोल्डी आनंद का पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं, गोल्डी उन दिनों सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वो अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी में अपने काम से अपना बढ़िया नाम बना चुका था। वो बहुत ब्रिलियंट था। कॉलेज में वो खुद नाटक लिखता, वो डायरेक्ट करता था। उसके लिखे नाटकों को उसके साथी स्टूडेंट्स बहुत सराहते थे। चूंकि पिछली दो फिल्मों के फ्लॉप होने से नवकेतन फिल्म्स फाइनेंशियली काफी घाटे में चला गया था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर को बहुत छोटे बजट के साथ लॉन्च किया गया। वर्किंग यूनिट भी छोटी रखी गई। शूटिंग शुरू हुई। अधिकतर दृश्य मुंबई की आउटडोर लोकेशंस पर ही एक फ्रेंच एक्लेयर कैमरा से शूट किए गए। उस कैमरे को हैंडल करना काफी आसान था। पूरी टीम सुबह जल्दी शूटिंग के लिए निकल जाती और सारा दिन शूटिंग चलती। अधिक से अधिक दृश्य शूट करने का प्रयास रहता था। देर शाम तक ही काम खत्म होता था और 35 दिनों से भी कम समय में टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद कहते हैं कि चूंकि नवकेतन पिक्चर्स का भविष्य इस फिल्म की सफलता पर टिका था, इसलिए काम में कोई भी कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं थी। प्लस कम बजट की वजह से जल्द काम फिनिश करने की प्रेरणा भी मिली। वो मेहनत बहुत काम आई। टैक्सी ड्राइवर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने यह भी साबित किया कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बजट हो तभी कोई फिल्म बड़ी बन सकती है। ज्यादा पैसे से एक बड़े प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, उसमें चमक धमक डाली जा सकती है, लेकिन इस सबसे फिल्म की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी फिल्म की सफलता की गारंटी एक अच्छी कहानी होती है, न कि कोई आर्टिफिशियल ग्लैमर। टैक्सी ड्राइवर में कल्पना कार्तिक उर्फ मोना सिंघा भी थी। वो फिल्म की हीरोइन थी। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद कल्पना कार्तिक जी के बारे में लिखते हैं, टैक्सी ड्राइवर में मोना ने शानदार काम किया। अपने रोल को उन्होंने खूब एंजॉय किया। वो तो पहले से ही नवकेतन का हिस्सा थी, या कहना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ नवकेतन की ही थी। हालांकि मोना को इस फिल्म के बाद दूसरे बैनर से भी ऑफर्स आने लगे थे। मुझे ये बात अच्छी भी लगी थी। साथियों, टैक्सी ड्राइवर फिल्म के दौरान ही देवानंद और कल्पना कार्तिक उर्फ मोना सिंघा की शादी हुई थी। मैं सिर्फ बेस्ट रोल्स ही सिलेक्ट करूंगी। कल्पना कार्तिक ने देवानंद को गले लगाकर कहा। देवानंद समझ चुके थे कि कल्पना क्या कहना चाहती है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? देवानंद ने कल्पना से पूछा। कल्पना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुमसे खो जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देवानंद बोले, मुझे कमिटमेंट दो। मैं कोई दूसरा ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, मेरा मतलब प्रोफेशनली। कल्पना कार्तिक बोली। देवानंद ने कल्पना कार्तिक की आंखों में ऐसे देखा जैसे वो कंफर्म करना चाहते हो कि कल्पना सच में ऐसा चाहती है। कमिटमेंट करो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ अभी के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए, कल्पना ने कहा। देवानंद ने कुछ पल सोचा, फिर वो बोले, मुझे थोड़ा टाइम दो। लेकिन कल्पना ने उनसे फौरन जवाब देने को कहा। देवानंद कल्पना कार्तिक को अपनी कार में बैठाकर समंदर किनारे ले गए। वो ढलती शाम का वक्त था। देवानंद डूबते सूरज को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल्पना को क्या जवाब दें। कितना समय और लोगे तुम? कल्पना ने पूछा। देवानंद ने कुछ कंकड़ उठाए और समंदर में फेंकने लगे। कल्पना कार्तिक ने भी एक कंकड़ उठाया और उसे आसमान की तरफ उछाला। देवानंद वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए। कल्पना भी उनके पीछे पीछे आ गई। देवानंद अभी विचारों में खोए हुए थे, जबकि कल्पना कार्तिक उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। कल्पना ने अपना सिर देवानंद की छाती से लगा लिया, जैसे वो देवानंद के दिल की धड़कनें सुन रही हो। तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, कल्पना ने देवानंद को छेड़ते हुए कहा। जवाब में देवानंद बोले, क्योंकि ये जिंदगी भर का फैसला है, चलो चलते हैं। लेकिन कल्पना कार्तिक बिना देवानंद का जवाब सुने जाने के मूड में नहीं थी। देवानंद ने उनसे कहा कि बाद में डिसाइड नहीं कर सकते क्या?
मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दूंगी। ये कहकर कल्पना कार्तिक देवानंद से लिपट गई। देवानंद ने उनका चेहरा उठाया और उन्हें किस किया। एक लंबा सा किस। कल्पना कार्तिक के आंसू बहने लगे। देवानंद ने धीमे से कहा, मोना। कल्पना अभी भी रोए जा रही थी। देवानंद फिर प्यार से लेकिन जरा तेज आवाज में बोले, मोना। कल्पना कार्तिक चुप हो गई। उन्होंने देवानंद की तरफ देखा। अपनी आत्मकथा में देवानंद कहते हैं, उस वक्त मोना, कार्तिकेयन के चेहरे पर जो मासूमियत थी वो बहुत प्यारी थी। उस समय मोना पर मुझे जो प्यार आया था वैसा पहले कभी नहीं आया था। मैंने फैसला कर लिया है। देवानंद बोले, क्या फैसला किया है? कल्पना ने पूछा। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। कल हम सगाई करेंगे। लेकिन कल्पना जी ने कहा, नहीं, कल नहीं, फिर कब? हैरान देवानंद ने उनसे पूछा। सगाई नहीं करेंगे। कल्पना ने कहा, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सी रिंग है। देवानंद बोले। कल्पना कार्तिक ने कहा, रिंग तो उस दिन भी पहनी जा सकती है जिस दिन हम शादी करेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरे इस खूबसूरत सीक्रेट के बारे में। देवानंद ने शायराना अंदाज में कहा। कल्पना कार्तिक ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। तय हुआ कि शादी एकदम सादगी से होगी। कोई नाच गाना नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई मेहमान नहीं होगा। कल्पना कार्तिक अब बहुत खुश हो चुकी थी। उन्होंने खुशी खुशी देवानंद से कहा, तुम मेरे मेहमान होंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पकाऊंगी। देवानंद मुस्कुराए। क्या तुम्हें उस दिन वाला चिकन पसंद आया था? कल्पना कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। उससे अच्छा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। देखो, मेरे मुंह में पानी भी आने लगा है। देवानंद हंसते हुए बोले, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूं। कल्पना कार्तिक ने कहा। देवानंद ने अपनी कार स्टार्ट की और दोनों वहां से चले गए। देवानंद और कल्पना कार्तिक ने मैरिज रजिस्ट्रार के यहां अपनी शादी के लिए एक डेट रजिस्टर की। उन्हें 2 सप्ताह बाद की तारीख मिली थी। शादी के लिए जो दिन तय हुआ था, उस दिन देवानंद और कल्पना कार्तिक को टैक्सी ड्राइवर फिल्म की भी करनी थी। शूटिंग के बीच में कैमरामैन, जिनका नाम शायद रात्रा या रात्रा था, उन्होंने लाइटिंग्स एडजस्ट करने के लिए एक ब्रेक लिया। देवानंद ने अपनी घड़ी देखी, फिर कल्पना कार्तिक की तरफ देखा। आंख मारकर उन्होंने कल्पना कार्तिक को चलने का इशारा दिया। कल्पना कार्तिक फौरन बाहर निकल गई। कुछ ही सेकंड्स बाद देवानंद भी आर्ट डिपार्टमेंट रूम में बैठी इंतजार कर रही कल्पना कार्तिक के पास आए। फिर दोनों पैदल ही वहां से मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस तक गए। देवानंद ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और कल्पना कार्तिक को पहना दी। कल्पना कार्तिक ने शर्माते हुए देवानंद को गले लगा लिया। दोनों ने रजिस्टर में दस्तखत किए और पति पत्नी बन गए। इस शादी के बारे में इन दोनों के अलावा सिर्फ 4 लोगों को ही पता था। 2 थे गवाह, जिन्हें साथ लाना इनकी मजबूरी थी, और अन्य 2 में एक मैरिज रजिस्ट्रार खुद थे, दूसरा था उनका असिस्टेंट। अपनी वो गुपचुप शादी निपटाकर देवानंद और कल्पना कार्तिक वापस टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लौट आए। किसी को खबर नहीं लगी कि हिंदी सिनेमा का एक बहुत बहुत स्टार अपनी हीरोइन से शादी कर चुका था, सिवाय एक इंसान को छोड़कर। वो इंसान था कैमरामैन रात्रा। राधा देवानंद और कल्पना कार्तिक का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो जानता था कि दोनों रिलेशन में है। हालांकि देवानंद ने शादी के बारे में रात्रा को कुछ नहीं बताया था, लेकिन रात्रा ने कल्पना कार्तिक की उंगली में मौजूद वो अंगूठी नोटिस कर ली जो देवानंद ने उन्हें शादी के वक्त पहनाई थी। राधा ने वो अंगूठी नोटिस की कल्पना कार्तिक के एक सिंगल शॉट में। वो अंगूठी देखकर रात्रा बड़बड़ाया। ये अंगूठी पहले तो नहीं थी। राधा को अंदाजा हो गया था कि कल्पना कार्तिक ने यह अंगूठी क्यों पहनी है। उस वक्त वैसे भी सेट पर यह अफवाहें चला करती थी कि देवानंद और कल्पना कार्तिक किसी दिन चुपके से शादी कर लेंगे। रात्रा ने शरारती नजरों से देवानंद की तरफ देखा। आखिरकार देवानंद ने रात्रा को अपनी शादी के बारे में बता दिया और ये भी कहा कि शादी को सीक्रेट रखना है, इसलिए किसी को उसकी खबर ना मिले। इस तरह मैरिज रजिस्ट्रार, उसके असिस्टेंट और 2 गवाहों के अलावा अब एक 5वां इंसान भी था, जिसे पता चल चुका था कि टैक्सी ड्राइवर फिल्म की लीडिंग लेडी अब मिसेस देवानंद बन चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद देवानंद और कल्पना कार्तिक की वो सीक्रेट शादी बहुत ज्यादा दिनों तक सीक्रेट ना रह सकी। जाने कैसे उस शादी की बात मीडिया तक पहुंच गई। फिर तो उस दौर के फिल्मी अखबारों व पत्रिकाओं में देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी के बारे में खूब बातें होने लगी। बातें हुई तो देवानंद के घर तक भी वो बातें पहुंची। एक दिन देवानंद के पिता किशोरी लाल आनंद मुंबई आ गए। वो अपने बड़े बेटे चेतन आनंद के पास रुके। जिस जगह चेतन आनंद रहते थे, देवानंद वहां से कुछ ही दूर रहते थे।
किशोरी लाल खुद ही एक दिन देवानंद से मिलने उनके घर पहुंच गए। साथ अपने पिता को देखकर देवानंद काफी खुश और भावुक हुए। तुमने शादी कर ली और अपने बाप को बताया तक नहीं? देवानंद के पिता बोले। मैंने किसी को इस शादी के बारे में नहीं बताया, देवानंद ने पिता को जवाब दिया। तुमने एक ईसाई लड़की से शादी की है? पिता ने हैरान होते हुए देवानंद से पूछा। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देवानंद ने पिता से पूछा। पिता कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, शायद पर तब पता चलता। मेरी शादी की आलोचना मत कीजिए आप, देवानंद पिता से बोले। हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुमसे शादी करना चाहती हैं, पिता ने कहा। जवाब में देवानंद ने कहा, मुझे जो चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, तुम अभी बच्चे हो, पिता बोले। जवाब में देवानंद ने कहा कि चूंकि वो अपने पिता से बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तुम्हारा उसके साथ किसी न किसी दिन टकराव जरूर होगा, पिता ने कहा। वो तो किसी भी लड़की के साथ होता अगर होना ही है तो, देवानंद बोले। पिता ने कहा कि वो टकराव तुम दोनों के अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर की वजह से होगा। पिता की वो बात देवानंद को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कठोर शब्दों में पिता से कहा, हम इंसान हैं और प्यार का बंधन हमेशा एक जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं होता। जिद्दी मत बनो देव, तुम्हारा बाप जो तुमसे कह रहा है उसे सुनो। पिता ने यह वाक्य ऐसे कहा था जैसे वो गुस्से और विनती दोनों भावों को एक साथ मिलाकर कह रहे हों, लेकिन देवानंद ने उनकी बात काटते हुए कहा, क्यों? क्या आपने मेरी सुनी थी जब आप मुझे बैंक में क्लर्क बनाना चाहते थे? क्या आपने मेरी सुनी थी जब मैं लाहौर में अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर्स करना चाहता था? तुम जानते हो मैं उस वक्त गरीब था, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, पिता ने लाचारी भरी आवाज में देवानंद से कहा। तो आप अपने उस बेटे पर हुक्म चलाना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जिसने आपसे एक ऐसे शहर में आने के लिए ट्रेन का किराया तक नामा? दहा गला काट प्रतिस्पर्धा रहती है, देवानंद ने गुस्से में बड़े रूढ़ लहजे में पिता से ये बातें कही। पिता ने एक गहरी सांस ली, वो बोले, ये किस्मत है मेरे बेटे, तुम्हारी अपनी है, लेकिन मैंने जो कहा है उसे हमेशा याद रखना। ये कहकर देवानंद के पिता किशोरी लाल आनंद बहुत दुखी और टूटा दिल लिए वहां से चले गए। देवानंद लिखते हैं कि अपने शब्दों पर उन्हें बहुत अफसोस तो हो रहा था, लेकिन अपनी ईगो की वजह से उन्होंने अपने पिता को उस वक्त नहीं रोका। वो चले गए। टैक्सी ड्राइवर बड़ी धूमधाम से रिलीज हुई थी। मुंबई के एक थिएटर में सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों के लिए फिल्म का स्पेशल प्रीमियर रखा गया था। टैक्सी यूनियन के चेयरमैन को चीफ गेस्ट के तौर पर प्रीमियर में बुलाया गया था। उनके साथ शहर के लगभग सभी टैक्सी ड्राइवर प्रीमियर में फिल्म देखने आए थे। थिएटर के बाहर कई किलोमीटर टैक्सियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टैक्सी ड्राइवरों ने देवानंद को अपना हीरो घोषित कर दिया था और टैक्सी ड्राइवर को अपने फिल्म यूनिट के एक मेंबर ने खुशी खुशी बताया कि उस शाम पूरी मुंबई में सवारी ढोने के लिए एक भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। सारे टैक्सी ड्राइवर प्रीमियर में मौजूद थे। उस दिन सिर्फ एक ही टैक्सी ड्राइवर पर सबकी नजरें थी, वो था देवानंद। रोमांसिंग विद लाइफ में टैक्सी ड्राइवर फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक रोचक किस्सा याद करते हुए देवानंद लिखते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका काफी वक्त सड़क पर टैक्सी चलाते हुए गुजरा था। टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने वो मुंबई की कई सड़कों से टैक्सी चलाते हुए निकले थे और कई दफा लोग उन्हें पहचान भी जाते थे। उन्हें देखकर भीड़ लगा लेते थे, ऑटोग्राफ मांगने लगते थे। एक दिन देवानंद एक सीन फिल्मा रहे थे जिसमें उन्हें ताजमहल होटल के बाहर एक पैसेंजर को ड्रॉप करना था। जैसे ही वो सीन कंप्लीट हुआ, एक विदेशी जिसके गले में कुछ कैमरे भी लटके थे, वो टैक्सी में आकर बैठ गया और बोला, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट प्लीज। देवानंद ने रियर व्यू मिरर से उस विदेशी की तरफ देखा। वो फिर बोला, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। देवानंद उसकी तरफ मुड़े और उसे देखने लगे। उन्होंने अपनी कैप हल्की सी उठाई। विदेशी फिर से बोला, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। मैं जानता हूं तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, मैं जरा जल्दी में हूं। उस वक्त वहां शूटिंग देखने लिए लोगों की कुछ भीड़ भी जमा थी। भीड़ उस विदेशी पर हंसने लगी। भीड़ में से कुछ लोग आए और उन्होंने विदेशी को बताया कि वो इस वक्त भारत के एक मशहूर फिल्म स्टार से बात कर रहा है। उन लोगों की बात सुनकर वो विदेशी बड़ा हैरान हुआ। उसने हैरत से देवानंद को देखा। गुड आफ्टरनून सर, माफ कीजिएगा लेकिन आपको दूसरी टैक्सी लेनी होगी। देवानंद ने अपनी टोपी उतारते हुए बहुत प्यार से उस विदेशी से कहा। विदेशी अब भी हैरान था। देवानंद बोले, इस टैक्सी को फिलहाल एक फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तब वो विदेशी गाड़ी से उतरते हुए देवानंद से बोला, आपका नाम क्या है सर? देवानंद ने उसे जवाब दिया, सर, अगर आप अपने देश में टैक्सी ड्राइवर नाम की हिंदी फिल्म देखेंगे
जब ये रिलीज होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी जिससे मिले हैं उसका नाम क्या है। देवानंद उस विदेशी के उतरने से पहले ही टैक्सी से बाहर निकले और उन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला। वो विदेशी अब भी बहुत हैरान था। वो शायद ये भी भूल चुका था कि उसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पहुंचना था, वो भी बहुत जल्दी।